बैंकिंग के एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है जो IBPS द्वारा जारी की गई है। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS द्वारा जारी CRP POMT X वैकेंसीज ऑफ 2021 एंड 22 के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो और इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट, इम्पोर्टेंट डेट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, इन सब का डिस्कशन हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी एस्पायरेंट्स को, अपने प्यारे दोस्तों को कह दूं कि भी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और हर एक ग्रुप में हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस जो है शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन को। IBPS ने जारी किया है यहाँ पे PO के लिए वैकेंसी लिस्ट और उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट डेट, एग्ज़ाम कब होने हैं, इन सब का डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। तो देखो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। इस बार जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका लिस्ट यहाँ पे देख लो। यहाँ पे कौन कौन से बैंक है जिसके लिए PO का वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी। तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतने सारे बैंक हैं। इन बैंक के लिए जो है PO का वैकेंसी जारी कर दिया गया है। तो टोटल देखो 11 बैंक हैं, उनके लिए PO के लिए वैकेंसी जो है, वैकेंट सीट जो है वो आपको दे दिया गया है और इनके लिए जो एग्ज़ाम होना है। क्लियर? देखो, तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिट या मॉडिफिकेशन जो है वो होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके लिए यहाँ पे डेट बता दिया गया कि 5 तारीख से 5 अगस्त से ये स्टार्ट होगा और वो चलेगा 26 अगस्त 2020। दैट मीन्स 26 अगस्त 2020 लास्ट डेट है फॉर्म डालने का। यदि कोई ऐसा एस्पायरेंट्स है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या इसके लिए काफ़ी दिनों से सोच के रखा था, तो बिल्कुल अभी से लग जाना है आपको। फॉर्म जल्दी से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ लेना है और फिर अच्छे से प्रिपरेशन करना है, फाइनल सिलेक्शन लेना ही है। क्लियर? फीस की बात करें, देखो आप पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ऑनलाइन जो है 5 अगस्त 2020 से 26 अगस्त 2020 तक कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए देखो यहाँ पे डॉट लगा है, मतलब कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि ऐसा इस सिचुएशन में अभी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है PET जो होता है वो हो सकता है नहीं भी हो या कुछ जगह कंडक्ट भी कराया जा सकता है। तो इसके लिए टेंटेटिव बता दिया गया है कि सितंबर 2020 में होगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है कब से कंडक्ट होगा, तो इसका जो डाउन का कॉल लेटर जो है डाउनलोड होगा सितंबर में, और ये एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है 21/9/2020 से 26/9/2020 तक होगा। क्लियर? अब आपको प्री के लिए देखो, प्री के लिए जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, वो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टेंटेटिव बता दिया गया है वो अक्टूबर में होगा। प्री एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपको डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर का यहाँ पे मंथ बता दिया गया है, अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है? और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्री का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो होगा 3/10/2020 से 10/10/2020। और यहाँ पे देखो 3/10, 10/10 और 11/10, ये 3 दिन दिया है। 3/10, 10/10 और 11/10, ये 3 दिन प्री एग्ज़ाम में ये कंडक्ट कराएंगे। और रिज़ल्ट जो है प्री का रिज़ल्ट अक्टूबर-नवंबर में टेंटेटिव बता दिया गया है। और मेन के लिए ही, मेंस एग्ज़ाम के लिए नवंबर में ही आपको कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और मेन एग्ज़ाम जो है वो 28 नवंबर 2020 को कंडक्ट कराया जाएगा। पूरा फिक्स है, देखो पूरा डेट फिक्स है। तो ध्यान से इसको नोटिफिकेशन को देख लेना, और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या होगा, इस जैसे ही आप देखोगे डेट के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन भी करके रखोगे। ठीक है? और मेंस का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जनवरी में आपको इसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी-फरवरी 2021 में। और प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा अप्रैल 2021 तक। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है।
जो बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वैसे भी पहले से पता है कि बैंक का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ही फास्ट होता है, वहाँ फाइनल सिलेक्शन तक जो प्रोसेस रहता है बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, पूरा डेट आप लोगों को समझ आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो कोई एग्ज़ाम के लिए रहता है वो है डेट। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, डेट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि आपको नेशनैलिटी या सिटीजनशिप देख लो कहाँ कहाँ का होना चाहिए, है ना। जैसे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो सारे के सारे तो एलिजिबल हैं, बाकी आप देख लेना अगर कोई केन्या, युगांडा, भूटान, नेपाल इन सब से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखें, एज की बात करते हैं तो एज जो है 1/8/2020 को 1 अगस्त 2020 को मिनिमम 20 साल का होना चाहिए, मिनिमम 20 साल का, और मैक्सिमम 30 साल का होना चाहिए, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका जो जन्म है 2/8/1990 के बाद हुआ है और 1/8/2000 से पहले हुआ है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया सभी लोगों को कि भाई जिनका जन्म 2/8/1990 के बाद और 1/8/2000 से पहले हुआ है, इसके बाद और इससे पहले हुआ है, इस डेट में यहाँ पे कोई आ रहा है जिनका बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, तो वो बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे 20 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम जो है 30 ईयर रखा गया है। एज कैलकुलेशन कब किया जाएगा तो 1 अगस्त 2020 के डेट में किया जाएगा। क्लियर, इसके साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, ध्यान रखना अपर एज लिमिट के लिए मिलता है रिलैक्सेशन, है ना। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखो, शेड्यूल्ड कास्ट ST SC में जो आते हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और जो OBC में आते हैं नॉन क्रीमी में उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। साथ ही साथ जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ उनके लिए जो है 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए यहाँ पे देख लेना पूरा लिस्ट है, 5 साल का रिलैक्सेशन है। और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना रिलैक्सेशन किसी को चाहिए है तो कहाँ से आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अपर एज में। क्लियर है, तो चलो ये पूरी बातें समझ आ गई हमको। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा भाई नेशनैलिटी या सिटीजनशिप जो है इंडिया का है, भूटान का है, नेपाल का है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और देखते हैं थर्ड जो इसेंशियल है यहाँ वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 26/8/2020 तक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। UGC से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज है वहाँ से आपको एक डिग्री होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में हो सकता है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है। क्लियर हो गया, तो सबसे ज़रूरी चीज़ समझ आ गया। तो ये था भाई कुछ इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको डाउनलोड लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो इसका एग्जामिनेशन कैसा होता है आपको ये समझ लेना है। यदि आप PO बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले प्री एग्ज़ाम देना है, प्री के बाद आपको मेंस देना है, और मेंस के बाद आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद ही आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो देखो सबका हमको सिलेबस समझना है। तो प्री का समझो, देखो प्री का जो सिलेबस है क्या दिया हुआ है, देखो प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 3 सब्जेक्ट में या 3 टेस्ट दिलाने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है। 3 टेस्ट कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा जहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा जहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 35 मार्क्स के लिए। एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो और ये मीडियम ऑफ एग्ज़ाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाली तो कंपलसरी है, इंग्लिश में ही आपको ये जो टेस्ट है वो लगाना पड़ेगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। सो ओवरऑल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। और सबके लिए जो सेपरेट टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो टाइम अलॉट किया गया है वो सभी के सभी सेक्शन सभी टेस्ट के लिए सेपरेट है। इंग्लिश के लिए आप देखो 20 मिनट का आपको सेपरेटली टाइम गिवन है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मिनट, और साथ ही साथ रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट का है। मतलब ओवरऑल 60 मिनट में ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 टेस्ट देने हैं और ये लगातार चालू हो जाएगा तुरंत। जैसे ही आपने इंग्लिश का लगाया, इंग्लिश के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही टाइम खत्म होगा तभी। ठीक है ना? तो समझ आ गया होगा सभी लोगों को। जो पहले से एग्ज़ाम दिला रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पूरी बातें क्लियर होंगी। जो अभी इस वर्ष जो इस एग्ज़ाम के लिए अभी अपीयर हुए हैं और इस फॉर्म को डालना चाहते हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि भाई 20 मिनट जो है आपको हर एक सेक्शन के लिए दिया जाएगा। इंग्लिश अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आपका टेस्ट स्टार्ट हुआ तो 20 मिनट बाद आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा। क्लियर है ना? सो हर एक टॉपिक, हर एक टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम जो है आपको अलॉट किया गया है यहाँ। अब देखो, जैसे ही आप प्री एग्ज़ाम दिला देते हो, प्री एग्ज़ाम दिलाने के बाद जो है IBPS डिपेंड करता है IBPS के ऊपर कि वो किस तरह से शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट को मेंस के लिए। ठीक है? क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पे आपको समझना है, ये जो नोटिस दिया हुआ है ध्यान से पढ़ना इस नोटिस को, कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट। सभी में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। इंग्लिश में भी क्वालिफाई होना जरूरी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी और रीजनिंग एबिलिटी में भी। इन तीनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है अगर कोई कैंडिडेट जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, लेकिन अगर वो इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं होता है तो उसे वही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीनों सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। आपको सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स जो है, कट ऑफ मार्क्स, वो तीनों सेक्शन में लाने ही पड़ेंगे जो IBPS द्वारा निर्धारित की जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिला रहे हैं और नेचर ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन जो है कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ऑनलाइन समझ आया? सबसे पहली बात, ऑनलाइन जो प्री एग्ज़ाम होना है उसमें क्या क्या करना है। 3 अलग अलग टेस्ट होंगे और तीनों का टाइम सेपरेट सेपरेट गिवन रहेगा, और तीनों में आपको सेफ स्कोर जो है वो लेने ही हैं। किसी एक में भी आपका स्कोर कम हो जाता है या आप जो मिनिमम स्कोर से स्कोर लाने से चूक जाते हो तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है? अगर आप सभी में क्वालिफाई हो जाते हो, मिनिमम स्कोर जो है आप सिक्योर कर लेते हो, तब आपको मेन एग्ज़ाम में अपीयर किया जाएगा। फिर मेन एग्ज़ाम किस तरह से होगा उसको भी देख लेते हैं। मेन एग्ज़ाम जो है उसको अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ कौन कौन से टेस्ट होंगे। यहाँ सीक्वेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि रीजनिंग और कंप्यूटर आएगा, यहाँ पे लिखा भी है नॉट बाई सीक्वेंस, है ना। यहाँ पे बस आपको टेस्ट बता दिया है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा वहाँ 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए। कुछ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए भी होते हैं, तो ओवरऑल समझ लेना है 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको मीडियम मिलेगा, एग्ज़ाम का मीडियम मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 60 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट देखें तो जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इसके लिए आपको टोटल 40 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स ही दिया जाएगा, और ये भी 2 मीडियम जो एग्ज़ाम होगा, मीडियम एग्ज़ाम जो होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और यहाँ आपको टाइम जो है 35 मिनट गिवन होगा। क्लियर? 2 टेस्ट समझ आया। थर्ड देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वहाँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 40 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे कंपलसरी एक ही लैंग्वेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और यहाँ जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा वो होगा 40 मिनट का। क्लियर हो गया? लास्ट देखिए यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे DI आएगा जो डाटा एनालिसिस, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का जो यहाँ पे लास्ट टेस्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपको 35 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा।
फॉर 60 मार्क्स। 60 नंबर के लिए 35 क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी या इंग्लिश में टेस्ट देने का, एग्ज़ाम देने का। टोटल टाइम की बात करें तो यहाँ जो टाइम अलॉट किया गया है वो 35 मिनट जो है, सॉरी 45 मिनट यहाँ पे टाइम अलॉट किया गया है। सो ओवरऑल 3 आवर्स का आपका यहाँ पे मेन एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 155 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फॉर 200 मार्क्स। क्लियर हो गया? तो 155 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए आपको 3 घंटे में करने हैं। ठीक समझ आ गया? एक लास्ट जो टेस्ट है उसको भी समझ लो। एक लास्ट टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे पूछा जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेगा, एक लेटर का और एक ऐसे का, और यहाँ से आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश में ही आपको ये एग्ज़ाम या टेस्ट जो है देना पड़ेगा, और ये जो होगा 30 मिनट के लिए होगा। तो क्लियर हो गया पूरा जो आपको टेस्ट कैसे दिलाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो IBPS द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम। प्री और मेन दोनों एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको पेनल्टी लगता है यदि आप रॉन्ग आंसर पे टिक करते हो। पेनल्टी कितना लगने वाला है? दैट इज़ 25%, 0.25% जो मार्क्स आपका डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर चूज़ किया तो इसको ध्यान से आपको समझना है। यहाँ निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग कैसा होता है समझ आ गया? 0.25, मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिए तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट देख लेना। देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना कहाँ पे दिया। पूरा आपको नोटिफिकेशन वैसे मैं दे दूंगा लिंक, आप एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज़ चाहिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको तैयारी करने के लिए, जो स्टार्ट करने के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कट ऑफ स्कोर की बात कर रहे हैं। देखो कट ऑफ स्कोर यहाँ पे बता दिया गया है। क्या कट ऑफ स्कोर क्या होगा? तो उसके लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा जो डाटा नहीं दिया है। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे जो मिनिमम स्कोर जो किया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वही कट ऑफ कहलाता है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का जो मिनिमम स्कोर होता है वही कट ऑफ स्कोर कहलाता है। तो अब उसके बाद आपको अच्छा लास्ट स्टेप ये है कि भाई इतना एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हो, फिर आपका मेरिट बनेगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसमें आपको क्या करना है, फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे। इंटरव्यू के लिए भी डाउनलोड, मतलब कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप इंटरव्यू दिला सकते हो। उसके बाद ही आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट वो दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स के बेसिस पे आपको मार्किंग किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फिर फाइनल जो मेरिट है वो बनकर के तैयार होगा, जिसमें मेंस और इंटरव्यू इनके मार्क्स जो है ऐड कर दिए जाएंगे और आपको भी प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया पूरा जो यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल था। इसके बाद बैंकिंग एग्ज़ाम का सबसे बड़ा जो इशू है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि भाई फीस बहुत ज़्यादा होता है। IBPS वैसे भी पहले काफ़ी ज़्यादा फीस लेता था, लेकिन अब क्या हुआ, उसने और फीस को इंक्रीज़ कर दिया। अब के टाइम में इस बार जब अगर आप फॉर्म डाल रहे हो तो आपको एज अ जनरल और OBC कैंडिडेट आपको 850 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? 850 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया है, और कुछ रिलैक्सेशन मिला है। किसके लिए मिला है? तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन मिला है, और उनके लिए जो फीस रखा गया है दैट इज़ 175 175 रुपये, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस यहाँ पे 850 रुपये रखा गया है। आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के आप फिलअप कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली जा कर के उस लिंक पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पूरा प्रोसेस जो है कर सकते हैं। इसको एप्लीकेशन फॉर्म डालने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना कि आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है, इतना को स्कैन करके आपको फिर क्या करना है, उसमें डालना है।
इन सब जानकारी के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि कितने कितने पोस्ट किस किस बैंक के लिए यहाँ पे वैकेंट है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो ये मॉडिफाइड है, याद रखना। ये इससे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें ये वैकेंसी 1100 के लगभग थी कुछ, ठीक है, 1100 प्लस था। इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ में, और ये नया PDF जो है वो डाला गया है। तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। किस किस बैंक में कितने कितने वैकेंसी है देख लेना आपको। यहाँ 11 बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, और कितने कितने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 1417 है। 1417 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जो है होना है। तो बहुत बढ़िया आपके पास मौका है, ठीक है। ये सोचना बेकार है कि पहले वैकेंसी तो मतलब 10,000 या 5 डिजिट के टर्म में आती थी, कभी कभी ऐसा होता था, है ना। अब वो बात भूल जाओ, अब कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है आप लोगों के लिए, और देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और कम होते जा रहे हैं। इसी में ही आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। क्लियर हो गया? ये वैकेंसी टेबल अच्छे से देख लेना, और पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर है देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप देख लेना अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ है। क्लियर? जैसे छत्तीसगढ़ वालों के लिए अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो मिलेगा भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर, 3 जगह मिल सकता है प्री के लिए। क्लियर? भिलाई नगर, रायपुर और बिलासपुर, ये 3 जगह मिलता है, और मेंस एग्ज़ाम के लिए रायपुर बस में जो है सेंटर दिया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, एग्ज़ाम टाइम में उसको दिया जाएगा। चलो क्लियर हो गया। तो पूरा मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दे दूँगा लिंक, यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन जो है क्या लिख करके उसको स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है, वो भी हम लोग इस पर देख लेते हैं थोड़ा। देखो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि हम लोग जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लिखा हुआ है 7th नंबर पे, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पे आपको लिखना है ये जो आई, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, और उसके बाद ये जो पूरा डिक्लेरेशन लिखा है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। यह जो पूरा लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, इसको आपको डालना, ये एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। 4th नंबर पे है, कौन से पेज में है आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में 11 के बाद 12 में जहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहीं नीचे आओगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसको आपको लिख लेना है, इसको स्कैन करना है, और स्कैन करके फिर अपलोड कर देने हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी है वो हमने इस वीडियो में आपको बताया। इसके बाद भी यदि किसी को कुछ डाउट होता है, फॉर्म डालने से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, तो ज़रूर हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और एक टारगेट बना लें कि आपको इस बार IBPS PO का जॉब लेना ही है। तो इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन अपडेट, जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें कंटिन्यूसली, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन, नए न्यूज़ और नए टॉपिक के साथ।